के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। पेश हैं देश विदेश की कुछ खास खबरें। आज हम सबसे पहले बात करेंगे बिहार में चुनावी फिजा की, जहां दोनों धड़ों में मुख्यमंत्री पद के चेहरों पर मोहर लगने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। साथ ही दिखाएंगे दलित मुस्लिम फॉर्मूला के तहत उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती की बदली रणनीति पर खास रिपोर्ट। और चलते चलते बात डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की दक्षिण अफ्रीका के बसान में हुई मुलाकात की। तो चलिए अब खबरों में चलते हैं विस्तार से। बिहार में एनडीए और महागठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक दोनों ने मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर अपनी स्थिति काफी हद तक साफ कर दी है, जिससे चुनावी मुकाबला अब और भी रोचक हो गया है। बिहार की सत्ता किसके हाथ होगी, तो ये तो भविष्य के गर्त में है। बहरहाल ये रिपोर्ट देखिए। बिहार चुनाव में अब तक सिर्फ एक ही तस्वीर धुंधली है, बाकी करीब करीब साफ है। नतीजे क्या होंगे, जनता का फैसला क्या होगा, ये साफ नहीं है। 14 नवंबर से पहले तो ये किसी को भी नहीं मालूम होगा, ना ही होना चाहिए। हाँ, कयास लगाए जाने और खुद पर जीत का भरोसा होने का आत्मविश्वास सबको होना चाहिए। बता दें कि एनडीए के खिलाफ 20 साल से सत्ता में रहने के कारण सत्ता विरोधी लहर का सामना करने की चुनौती है। नीतीश कुमार के बार बार गठबंधन बदलने की छवि भी वोटरों में अनिश्चितता पैदा करती है। वहीं महागठबंधन अपनी तरफ से स्थिर सरकार और बदलाव का वादा कर रहा है, जो मतदाताओं को आकर्षित कर सकता है। बता दें कि बिहार चुनाव में आमने सामने दो चेहरे तो पहले से ही थे। अब नीतीश कुमार ने एनडीए के मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर अमित शाह और तेजस्वी यादव के चेहरे को राहुल गांधी ने भी मुहर लगा दी है। ये संयोग ही है, प्रयोग भी कह सकते हैं। दोनों नामों पर मुहर दरभंगा की रैलियों में लगी है। जो अपने बेटे बेटियों के लिए लगे हो, आपका नंबर लगेगा कभी क्या? अरे जोर से बोलो, लगेगा क्या? भाइयों बहनों, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है जो परिवार की राजनीति को नहीं मानती है। अगर बिहार के युवाओं को, बिहार की बच्चियों को राजनीति में मौका चाहिए तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है और कोई पार्टी। और ये माँ बाप दोनों, सोनिया जी राहुल को बनाना चाहते हैं और लालू जी अपने बेटे को बनाना चाहते हैं। दोनों को मैं कह देता हूं, सीएम या पीएम कोई भी सीट खाली नहीं है। यहाँ नीतीश कुमार जी है, वहाँ मोदी जी। मुकाबले में आमने सामने दो ही चेहरे हैं। शुरू से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बीजेपी भले ही समझाती रही हो, सामने तो चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही है। और वैसे ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर दावा करते फिरे, लेकिन ये महज राजनीतिक दावेदारी है। नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री हैं ही, विपक्षी शोर से दावेदार बनकर तेजस्वी यादव चैलेंज कर रहे हैं। ये सब चुनाव का माहौल जोर पकड़ने के बहुत पहले से हो रहा है, लेकिन लंबे समय तक इंतजार के बाद भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया गया था। आपको बता दें कि महागठबंधन सामाजिक न्याय, जाति आधारित गणना के आंकड़े और आरक्षण के विस्तार के मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहा है। अमित शाह जी ने तो कह दिया कि इंडस्ट्री बिहार में नहीं लगाई जा सकती है, कारखाने नहीं लगाए जा सकते क्योंकि भूमि की कमी है। ऐसा तो गृह मंत्री हम लोगों ने देखा ही नहीं है कि भूमि की कमी बता रहे हैं। तो इन लोगों की मंशा नहीं है, इन लोगों की मंशा बिहार कब्जाने की मंशा है, बिहार को आगे बढ़ाने की नहीं है, कारखाने नौकरी देने की नहीं है। ये लोग जो है कब्जाना चाहते हैं। बिहार का बेटा ही बिहार को चलाएगा, ना कि कोई बाहरी आके बिहार को चलाएगा। जिसका उद्देश्य अपने पारंपरिक आधार को मजबूत करना और अति पिछड़े वर्गों में पैठ बनाना है, जबकि एनडीए भी ओबीसी और ईबीसी पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और अपने गैर यादव ओबीसी उम्मीदवार को आगे बढ़ा रहा है। वे अतीत में जंगल राज की याद दिलाकर महागठबंधन पर हमलावर हैं। बता दें कि तेजस्वी यादव रोजगार और बदलाव की बात कर रहे हैं। महागठबंधन अपने घोषणा पत्र तेजस्वी प्रण में हर परिवार को एक नौकरी और महिलाओं को 2500 प्रतिमाह देने जैसे बड़े वादे कर रहा है।
वहीं नीतीश कुमार सुशासन बाबू की अपनी छवि और केंद्र में डबल इंजन सरकार के फायदे को गिना रही है। एनडीए का मुख्य ध्यान विकास कार्यों को निरंतरता और मोदी की लोकप्रियता है। नरेंद्र मोदी खड़े हैं, जिनके हाथ में नीतीश जी का रिमोट कंट्रोल है। जौन सा बटन दबाया नरेंद्र मोदी ने, वही चैनल नीतीश जी चालू कर देंगे। जो भी बुलवाना होगा वो करवा देंगे, जो भी करवाना होगा वो करवा देंगे। बिल्कुल। तो ये मत सोचिए कि नीतीश जी सरकार चलाते हैं। सरकार नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नागपुर चलाती है। महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत अक्सर पुरुषों से अधिक रहता है। 2020 में 86.93% कुल मतदान में महिलाओं का 54.49% रहा। दोनों गठबंधन इन्हें लुभाने के लिए विशेष योजनाएं बना रहे हैं। युवा मतदाता 18 से 29 साल एक बड़ा निर्णायक कारक है। तेजस्वी यादव की नौकरी की गारंटी युवाओं में बड़ा प्रभाव डाल सकती है। बता दें कि बिहार के चुनावी जंग इस बार तेजस्वी के निर्णायक नेतृत्व और एनडीए की डबल इंजन रणनीति के बीच सीधी टक्कर है। यदि महागठबंधन अपने एमवाई आधार को मजबूत कर पाता है तो युवाओं को नौकरी के वादे से बड़े पैमाने पर आकर्षित करने में सफल होता है तो वह सत्ता पर काबिज हो सकता है। वहीं एनडीए प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता, नीतीश कुमार के सुशासन की छवि और केंद्र की योजनाओं के सहारे सत्ता विरोधी लहर को कम कर पाया तो वह अपनी सत्ता बरकरार रख सकता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हो खबरों का सारथी। बीएसपी का दलित मुस्लिम फॉर्मूला उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलितों और मुस्लिमों को एकजुट करने पर केंद्रित है, क्योंकि इन दोनों ही समुदायों की आबादी राज्य के चुनावी समीकरणों को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। दलित वोट बैंक बसपा का सबसे मजबूत आधार दलित समुदाय है, जो पार्टी का पारंपरिक वोट बैंक रहा है। इस वोट बैंक को एकजुट रखने के साथ साथ उसमें अन्य समुदायों को जोड़ना बसपा की रणनीति का अहम हिस्सा है। ये रिपोर्ट देखिए। कितना सफल रहा बीएसपी का दलित मुस्लिम फॉर्मूला। यूपी में मुस्लिम समुदाय का बड़ा वोट बैंक सपा कांग्रेस के साथ। दलित वोट भी अब बसपा के साथ पहले की तरह नहीं रहा। मायावती ने 2017 और 2022 में दलित मुस्लिम केमिस्ट्री का दांव चला था। 2017 और 2022 में मुसलमानों को बड़ी संख्या में टिकट बसपा ने दिया, लेकिन सियासी जमीन पर कोई करिश्मा हुआ नहीं। वजह यही रही कि मुस्लिमों की पहली पसंद सपा और दूसरी कांग्रेस रही। पीडीए की काट के लिए बीएसपी का मुस्लिमों पर फोकस। बीएसपी में मुस्लिम भाईचारा कमेटी का पुनर्गठन किया गया है, जिसका लक्ष्य जमीनी स्तर पर मुस्लिम समुदाय को पार्टी से जोड़ना है। आपको बता दें कि मायावती अब गिरते जनाधार और अस्तित्व के संकट के चलते 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए फिर से दलित मुस्लिम फॉर्मूले पर जोर दे रही हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में दलितों और मुस्लिमों के वोट प्रतिशत को मिलाकर यह आंकड़ा करीब 40% तक पहुंच गया है, जो किसी भी दल के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। मायावती इसी बड़े वोट बैंक को एकजुट करने में ध्यान केंद्रित कर रही हैं। इस फॉर्मूले का मुख्य उद्देश्य सपा के नए पीडीए गठजोड़ की काट करना और दलित मुस्लिम वोटों को सपा के पाले में जाने से रोकना है। वहीं बता दें कि बसपा के दलित मुस्लिम फॉर्मूले की असफलता का एक मुख्य कारण ये रहा है कि मुस्लिम मतदाताओं की पहली पसंद समाजवादी पार्टी बनी है और दूसरी पसंद कांग्रेस रही है। साथ ही बसपा और गैर जाटव दलित वोट बैंक भी भाजपा की तरफ चला गया है और अब जाटव वोटों में भी सेंध लगने लगी है। क्या है दलित मुस्लिम फॉर्मूले का गणित? दलित मुख्य रूप से जाटव 21 से 22%, मुस्लिम 19 से 20%, कुल डीएम वोट बैंक 40%। एकजुट होकर बसपा को समर्थन देने की अपील। आपको बता दें कि लखनऊ में हुई हालिया बैठक में मुस्लिम नेताओं को अगली दो पंक्तियों में बैठाया गया और कार्यकर्ताओं को नीली टोपी पहनाई गई, जो मायावती द्वारा
दलित मुस्लिम गठजोड़ की प्राथमिकता देने का मजबूत संकेत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये गठजोड़ निर्णायक इसलिए माना जाता है। इधर मायावती मुस्लिम समुदाय से लगातार अपील कर रही हैं कि सपा और कांग्रेस के बजाय वो एकजुट होकर सीधे बसपा को समर्थन दे, ताकि भाजपा की घातक राजनीति को हराया जा सके। उनका तर्क है कि मुस्लिम समाज के एकतरफा समर्थन के बावजूद सपा भाजपा को हराने में नाकाम रही है और बताया जा रहा है कि मायावती ने पार्टी नेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे मुस्लिम बस्तियों में जाकर बताएं कि बसपा सरकार में मुस्लिम समाज के लिए सबसे ज्यादा काम किए गए थे, इसलिए 100 बड़े विकास कार्यों और निर्णयों का जिक्र करने वाली एक बुकलेट भी तैयार की गई है। दलित मुस्लिम भाईचारा कमेटियों का ढांचा। पहले चरण के सभी मंडलों में मुस्लिम भाईचारा कमेटियों का गठन किया गया है। इन कमेटियों में एक दलित और एक मुस्लिम समाज से 2-2 संयोजक यानी कुल 4 सदस्य, 2 मुस्लिम और 2 अनुसूचित जाति वर्ग के नेता शामिल। जमीनी स्तर पर दोनों समुदायों के बीच समन्वय और संतुलन उद्देश्य। पार्टी का लक्ष्य अगले चरण में इन कमेटियों का विस्तार जिला, विधानसभा और बूथ स्तर तक करना है। 3 महीने में कमेटियों का काम पूरा करने का लक्ष्य। मिश्रित सफलता वाला राजनीतिक प्रयोग। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीएसपी प्रमुख मायावती का दलित मुस्लिम फॉर्मूला एक महत्वपूर्ण लेकिन मिश्रित सफलता वाला राजनीतिक प्रयोग रहा है। बता दें कि मायावती ने 2007 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए दलित, ब्राह्मण और अन्य समुदायों को एक साथ लाकर एक सफल सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाया था। उस समय दलितों के साथ अन्य पिछड़े वर्ग और मुसलमानों का समर्थन भी बसपा को मिला था, जिससे बसपा को 206 सीटें और 30.43% वोट शेयर प्राप्त हुए थे। हाल के सालों में बसपा के गिरते ग्राफ के बीच आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में बसपा ने दलित मुस्लिम समीकरण का उपयोग करके सपा के वोटों में सेंध लगाई, जिससे बसपा का वोट शेयर बढ़ा और सपा की हार हुई। इस एक उदाहरण में ये फॉर्मूला आंशिक रूप से सफल साबित हुआ। मायावती के निशाने पर सपा कांग्रेस। बता दें कि यूपी में 20% मुस्लिमों का भरोसा जीतने के लिए मायावती हर महीने बसपा की मुस्लिम भाईचारा कमेटी की बैठक खुद लेंगी। 2017 के बाद इस कमेटी को बहाल किया गया ताकि मुस्लिम समुदायों को भरोसा जीता जा सके। मौजूदा समय में मुस्लिमों का बड़ा वोट बैंक सपा कांग्रेस गठबंधन के साथ है, जिसे देखते हुए मायावती ने दोनों दलों को मुस्लिम विरोधी कटघरे में खड़े करने का दांव चला है। मुस्लिम समाज भाईचारा कमेटी की बैठक में मायावती कहती हैं कि सपा और कांग्रेस ने मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखा, जबकि बसपा ने अपने शासनकाल में दंगा, शोषण और अन्याय से मुक्त यूपी बनाया। सपा और कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है, क्योंकि वह सत्ता में आने पर वादे भूल जाते हैं। मायावती के लिए क्यों आसान नहीं रहा? जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा का सियासी आधार चुनावी दर चुनाव घटता जा रहा है। 2007 के बाद से लगातार बसपा का ग्राफ गिरा है। मायावती का अपना कोड वोट बैंक उनसे छूटा है। 2022 में बसपा का वोट शेयर गिरकर 12% तक पहुंच गया था, तो 2024 में 9% तक पहुंच गया। बसपा पर सवाल सिर्फ सत्ता से दूर होने का नहीं, बल्कि अस्तित्व को बचाए रखना भी है। ऐसे में मुस्लिम समुदाय क्या मायावती पर भरोसा जता पाएगा, ये बड़ा सवाल है। और 2017 के बाद ये यूपी की राजनीति बदल गई है। एक समय था जब 30% वोट पाने वाली पार्टी आसानी से यूपी में सरकार बना लेती थी, लेकिन अब 40% से ज्यादा वोट पाने के बाद भी सत्ता मिलना संभव है। बीजेपी लगातार 2 बार से 40% से ज्यादा वोट पाकर सत्ता पे काबिज है, तो सपा गठबंधन 2022 में 36% वोट शेयर ही हासिल कर सका था। वहीं 2024 में 40% वोट सपा कांग्रेस गठबंधन ने हासिल किया, तो बीजेपी का गेम पलट गया। यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन ने 43.52% वोट शेयर के साथ 80 में से 43 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की थी। मायावती अकेले चुनाव लड़ी थी और बसपा 10% से कम वोटों पर सिमट गई थी। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया।
डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग दक्षिण अफ्रीका के बुसान में मिले। ट्रंप ने ऐलान किया कि उनके और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच दुर्लभ खनिजों को लेकर सहमति बन गई है। ट्रंप ने बताया कि चीन अगले 1 साल तक अमेरिका को रेयर अर्थ सप्लाई करने का लिए तैयार हो गया है। ट्रंप ने यह भी बताया कि उन्होंने चीन पर फेंटानल को लेकर लगाए गए टैरिफ को 10% पर लाने का फैसला कर लिया है। इसी के साथ चीन पर अब अमेरिका का कुल टैरिफ 57% से घटकर 47% पर आ गया है। ये रिपोर्ट देखिए। चीन अमेरिका ट्रेड डील में खास क्या, दोनों देशों के बीच डील पर हुई सहमति। बैठक से पहले ही दोनों देशों के वार्ताकारों ने व्यापार समझौते के लिए एक बुनियादी ढांचा तैयार कर लिया था। बैठक के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन से आने वाले कुछ सामानों पर टैरिफ में कटौती करने की घोषणा की है, जिसमें फेंटानल से संबंधित टैरिफ को 20% से घटाकर 10% करना शामिल है। ट्रंप ने घोषणा की है कि रेयर अर्थ खनिजों से जुड़ा पूरा मामला सुलझ गया है। अब चीन से अमेरिका में इसके निर्यात पर कोई बाधा नहीं रहेगी। ये समझौता 1 साल के लिए किया गया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन तुरंत अमेरिकी सोयाबीन को फिर से खरीदना शुरू कर देगा, जो अमेरिकी किसानों के लिए एक बड़ी जीत है। इस समझौते के बाद ट्रंप द्वारा 1 नवंबर से चीनी आयात पर 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का खतरा टल गया। यूएस चाइना संबंधों की नई शुरुआत। ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच साउथ कोरिया के बुसान में बैठक हुई। बता दें कि बिजी शेड्यूल होने की वजह से मुलाकात बुसान एयरपोर्ट पर हुई। दोनों महाशक्तियों के बीच व्यापार युद्ध को कम करने की दिशा में अहम समझौते हुए हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में तनाव कम होने की उम्मीद है। फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की चीन के साथ ट्रेड डील पूरी हो गई है, इस पर अब दस्तखत होने बाकी है। ट्रंप ने ये जानकारी साउथ कोरिया से अमेरिका जाते वक्त प्लेन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान की। उन्होंने ये भी बताया कि चीन पर 10% टैरिफ कम कर दिया गया है। बदले में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका से बड़ी मात्रा में सोयाबीन खरीदने पर तैयार हुए हैं। रेयर अर्थ मटेरियल्स पर बड़ी बात। डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग के साथ बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस बात पर सहमति बनी है कि चीन फेंटानाइल को रोकने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। उन्होंने कहा कि कई मुद्दों पर चर्चा हुई। चिप्स के मुद्दे पर जिनपिंग NVIDIA और अन्य कंपनियों से चर्चा करेंगे। इसके अलावा ट्रंप के साथ मौजूद अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर मुद्दा तय हो गया है और चीन दुर्लभ खनिजों को निर्यात को जारी रखेगा। गौरतलब है कि रेयर अर्थ मटेरियल्स यानी कि वे खनिज जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, बैटरी, सोलर पैनल और रक्षा तकनीकी में इस्तेमाल होते हैं। लंबे समय से अमेरिका चीन व्यापार विवाद के केंद्र में रहे हैं। चीन दुनिया में इन पर लगभग एकाधिकार रखता है और हाल के हफ्तों में उसने इन पर निर्यात नियंत्रण और सख्त निगरानी बढ़ा दी थी। 6 साल बाद मिले ट्रंप और जिनपिंग। इससे पहले आखिरी बार 2019 में दोनों के बीच बैठक हुई थी। बैठक से पहले ट्रंप ने कहा कि आज ही चीन के साथ ट्रेड डील साइन हो सकती है। मुलाकात के दौरान ट्रंप जिनपिंग ने हाथ मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन किया। बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा कि उनकी ये मुलाकात बहुत कामयाब होगी, इसमें उन्हें कोई शक नहीं है। ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात को चीन में लाखों लोग ऑनलाइन देख रहे थे। ये मुलाकात चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीवो पर सबसे ज्यादा ट्रेंड करने लगी। इसे करीब 25 करोड़ बार देखा गया। ट्रंप ने जिनपिंग से यूक्रेन जंग पर भी बात की। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने जिनपिंग से रूस यूक्रेन युद्ध पर काफी गंभीरता से चर्चा की है। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि वो मिलकर कोशिश करेंगे ताकि ये युद्ध खत्म हो सके। ट्रंप ने कहा, हम दोनों मानते हैं कि दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़े हुए हैं और कभी न कभी आपको उन्हें लड़ने देखना पड़ता है, लेकिन जिनपिंग इसमें हमारी मदद करेंगे। हम यूक्रेन के मसले पर साथ काम करेंगे। अब इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। आपको बता दें कि बीते कुछ महीनों से अमेरिका और चीन ने एक दूसरे के खिलाफ लगातार बढ़ते टैरिफ लगाए थे, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था और दोनों देशों के कारोबार प्रभावित हुए। इससे दुनिया भर की नजर इस बात पर थी कि दोनों नेता रिश्तों में स्थिरता लाने की दिशा में कोई बड़ा कदम उठाएंगे। हालांकि बैठक के बाद दोनों नेताओं ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया और न ही किसी पक्ष ने बैठक का औपचारिक लेटर जारी किया। लेकिन ट्रंप ने एयरफोर्स 1 पर पत्रकारों से कहा कि ट्रेड डील हो गई है, जिसकी साइनिंग जल्द हो सकती है। अगले साल अप्रैल में चीन जाएंगे ट्रंप ने बताया कि वो अप्रैल 2026 में चीन का दौरा करेंगे। इसके बाद शी जिनपिंग भी अमेरिका जाएंगे। बता दें कि ट्रंप ने एयरफोर्स 1 विमान में पत्रकारों से कहा कि मैं अप्रैल में चीन में जाऊंगा और इसके बाद शी जिनपिंग यहां आएंगे। यह मुलाकात फ्लोरिडा, पाम बीच या वाशिंगटन डीसी कहीं भी हो सकती है। ट्रंप ने परमाणु परीक्षण के आदेश को सही ठहराया। बता दें कि ट्रंप ने 3 दिसंबर बाद अमेरिका के फिर से परमाणु हथियार का परीक्षण के आदेश को सही ठहराया। उन्होंने कहा है कि रूस और चीन दोनों ऐसा कर रहे हैं। हमारे पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है, लेकिन बाकी देश टेस्टिंग कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। उन्होंने ये नहीं बताया कि अमेरिका अपने परमाणु परीक्षण कब और कहां करेगा, बस इतना कहा हमारे पास टेस्टिंग साइट्स हैं, इसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि इससे दुनिया एक और अधिक खतरनाक परमाणु माहौल में जा सकती है, तो ट्रंप ने जवाब दिया कि मुझे लगता है हमने इसे काफी हद तक नियंत्रण में रखा है। ट्रंप ने आगे कहा कि मैं परमाणु निरस्त्रीकरण देखना चाहूंगा, हम इस बारे में रूस से बात करेंगे और अगर कुछ होता है तो चीन को भी इसमें शामिल किया जाएगा। ट्रंप ने जिनपिंग की जमकर तारीफ की। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हुई अपनी मुलाकात की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर सहमति बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने शी जिनपिंग को एक महान नेता बताया। ट्रंप ने कहा कि अगर इस बैठक को 0 से 10 के पैमाने पर रखा जाए तो 10 सबसे अच्छा माना जाएगा और मैं इसे 12 दूंगा। वहीं आपको बता दें कि ट्रंप जिनपिंग के बीच 100 मिनट तक बातचीत हुई। ये पहली हुई मीटिंग की तुलना में कम रही। आमतौर पर दोनों देशों के नेताओं की पिछली मुलाकातें जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसी APEC और G20 के दौरान हुई थी 2 घंटे से ज्यादा चली थी, कुछ तो 4 घंटे तक भी चली थी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।